अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। पाकिस्तान की सियासत में जो हलचल चल रही है, इसका फ्यूचर क्या होगा ये डिपेंड करता है जो आने वाले ज़मीनी इंतखाबात है। पंजाब में 15 नशिस्तों पे जो है ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहा है 15 जुलाई को, 20 नशिस्तों पे। इसके अलावा कराची में एक ज़मीनी इंतखाबात हो चुके NA 240 में। अब दूसरा जो आमिर लियाकत साहब की इंतकाल हुआ, उस सीट पे NA 245 पे ज़मीनी इंतखाबात 27 जुलाई को मुनक्किद होगा। हैरानी की बात यह है कि जो मौजूदा सूरत हाल है कराची की, वो बहुत ज़्यादा गमगीन है। इसलिए NA 240 के बाद जो एक क्राइसिस पैदा हुआ कि हमने देखा जिस तरह से सारा दिन शहर में गोलियां चल की गई, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब नजर आई। यानी एक हल्के में इस तरह से इलेक्शन हुए कि ऐसे लग रहा था पता नहीं पूरे मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं, गोलियां चलती रही, पुलिस नाकाम नजर आई। अब जो कराची में अभी बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं 25 जुलाई को, उसके बाद NA 245 का जो इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें आमिर लियाकत की सीट पर जो सीट खाली हुई है वो ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहा है। अब मैं ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपको देता हुआ चलूँ कि NA 245 के कागजात नामजदगी जो है वो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने जमा करवा दी है आज़ाद रुकनियत से। यानी जो कराची की सियासत पे हम नजर डालते हैं कि 4 ग्रुप्स हमें नजर आ रहा है कि MKM हकीकी, एक जो MKM पाकिस्तान, फिर पाक से ज़मीन पार्टी, अभी डॉक्टर फारूक सत्तार भी आज़ाद हैसियत के सामने आ गया। यानी महाजिर वोट बैंक हमें काफ़ी ज़्यादा तकसीम नजर आ रहा है। NA 240 के रिजल्ट की बात करें, MKM को सिर्फ 65 सीटों पर बढ़तरी हासिल थी, जिससे वो सीट जीती, और हमें उस पर भी काफ़ी ज़्यादा वोट बैंक तकसीम नजर आया। यानी कराची की जो सियासत पे हम नज़र डालते हैं, कराची की सियासत की जो सीटें वो इतनी अहम होती है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी वो सिर्फ इन वजूहात की वजह से गई। पहले होता रहा जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, मगर उसके बाद जो फुल स्टॉप लगा वो उस वक्त जब MKM ने फैसला किया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का बोझ नहीं उठाएंगे, हम अपोजिशन के साथ जाना है, ये अनाउंस करना था। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली गई। यानी कराची की सीट्स की इतनी अहमियत हमने माजी में देखा है, जब जब हुकूमतें बनी है कराची पे सबका फोकस होता है, कराची की सीट्स पे सबका फोकस होता है। तो बात करेंगे मेरे साथ पाक से ज़मीन पार्टी के सीनियर रहनुमा शमशाद सिद्दीकी साहब मौजूद है। शमशाद साहब, पहले तो मैं आपको खबर ये देता चलूं कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने जो NA 245 का इलेक्शन है आज़ाद रुकनियत से उन्होंने जो है अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी। हम देख रहे हैं कराची का वोट बैंक अब हमें बहुत ज्यादा तकसीम नजर आ रहा है, तो इसकी क्या वजूहत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ नहीं, एक बाकायदा मुझे लग रहा है कि एक साजिश के तहत जो है ना ये कराची का वोट जो है ना इसको बाकायदा तकसीम किया जा रहा है, और ना सिर्फ ये कि तकसीम किया जा रहा है बल्कि इसमें बाहर से जो पार्टियां ला के जो है उनको मुसल्लत किया गया। पहले आपने देखा कि यहाँ पे तहरीक इंसाफ को ला के मुसल्लत किया गया, ज़बरदस्ती उनको सीटें दी गई, और उसके बाद अब आपने जो अपना जो NA 240 का जो इलेक्शन हुआ है उसमें भी देखा कि उसके अंदर किस तरह से एक बाहर की पार्टी आई और उन्होंने किस तरह से खुल्लम खुल्ला जो है गोलियां चलाई और दहशत गर्दी की। दरअसल अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सूबाई इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत का ज़ाती मुलाजिम बना हुआ है। पूरे पाकिस्तान में आप देखें इंतखाबात छुट्टी के रोज़ कराए जाते हैं ताकि टर्न आउट ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डले, जबकि कराची में इलेक्शन कमीशन खुद टर्न आउट कम रखने के लिए आम दिन का हमेशा इंतखाब करता है ताकि ज़्यादातर लोग अपने रोज़गार के बायस वोट न डालें, अवाम ना देख लें। कराची का मुकदमा लड़ने की तलाश में आपने देख लिया कि हमारे साथ क्या सलूक किया जा रहा है। हमें ही गोलियां मारकर हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए गए और कातिलों के खिलाफ लबकुशाई तक नहीं की गई। बल्दियाती इंतखाबात का भी आप देख लें कि उम्मीदवारों को शदीद परेशानी का सामना है, नई और पुरानी वोटर लिस्टों में उलझाया हुआ है। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं, जिनका शिकार सिर्फ हमें नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ भी है और जमात इस्लामी के साथ भी यही है। सिर्फ पीपल्स पार्टी और MKM के नुमाइंदों के कागजात नामजदगी तरजीही बुनियादों पर न सिर्फ मंजूर किए जा रहे हैं बल्कि इनसे एक भी, मेरा ख्याल अभी तक आपने भी खबर नहीं सुनी होगी कि एक भी कागजात उनका कोई मुस्तरद नहीं हुआ। अवाम के मैंडेट पर यानी डाका डालने के लिए कबल से पोलिंग की यानी धांधली शुरू हो चुकी है। अब ये रियासती इदारों की जो है इसमें जिम्मेदारी बनती है। पाक सदमी पार्टी मसाइल का हल चाहती है, अवाम को पाक सदमी पार्टी के प्लेटफार्म पर एक होना होगा। अब कराची वालों को अपने हक की खातिर अपने प्लेटफार्म पर मुत्तहिद होना होगा, इसके लिए कोई दूसरा रास्ता अब है नहीं, बचा नहीं है। तो सर मैं अब वही आप बात कर देखिए रहा हूँ कि MKM पाकिस्तान हो गई या MKM हकीकी हो गई या डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का ग्रुप हो गया, सर पाक से ज़मीन पार्टी उनके मुकाबले में इनके पास एक भी सीट नहीं है। अगर मैं उसको ऐसा कहूँगी कि छोटी जमात है, अगर MKM पाकिस्तान को इनके पास सीटें तो एक बड़ी जमात है। तो सर अब जो ये नजर आ रहा है NA 240 में, जिस तरह से मैं महाजिर वोट बैंक की बात करूँ, कराची वालों के वोट बैंक की बात करूँ, मैं बहुत ज्यादा तकसीम नजर आया। यानी MKM से 65 वोटों से जीती। इसके अलावा MKM हकीकी भी MKM का एक ग्रुप है, पाक से ज़मीन पार्टी भी वहीं का एक ग्रुप था। तो अगर पाक से ज़मीन पार्टी के वोट सिर्फ MKM में शामिल हो जाते तो सर काफी ज्यादा बरतरियत से जीता जाता। तो सर ये क्या वजूहत है? नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। अगर यहाँ के अगर आप 240 के भी अगर वोट सबको मुज्तमा करें जैसा कि वो इलेक्शन कमीशन ने बताया, खैर हमने तो उनको इंतखाबा जो भी रिजल्ट आए उनको उसने तस्लीम ही नहीं किया, क्योंकि हम मुस्तफ़ा कई दफ़ा बता चुके हैं कि हमने बड़ा कंप्यूटराइज सिस्टम बनाया हुआ है
और हमारे जितने भी वोट थे वो तकरीबन 13,927 वोट बनते थे, जबकि हमें वो 4,500 वोट में उन्होंने निपटा दिया। देखिए यहाँ पे बल्दिया का इलेक्शन हुआ था, वहाँ भी हमने इस सिस्टम को अप्लाई किया था, हमने कोई शिकायत ही नहीं की। कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए, हमें कम वोट मिले, हमने कोई शिकायत नहीं की। लेकिन यहाँ पे बाकायदा हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं, शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं जिन लोगों ने हमें वोट दिए। लेकिन ये है कि हमारे वोट उन्होंने ज़ाती तौर पे यानी जानबूझ के वो चाहते हैं कि कोई कराची की पार्टी जो है ना वो आगे ना बढ़ सके। और एमकेएम को आपने बड़ी पार्टी का, हाँ बड़ी पार्टी थी ज़रूर, लेकिन अब तो सूरत हाल आप भी देख रहे हैं कि वो एकदम, या तो 26 सीटें होती थी उनके पास, 50 एमपी होते थे, वो भी अब सुकड़ के आहिस्ता 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 वो नीचे आ गई, बेचारी 6 सीटों पे आ गई है। और यहाँ इस सीट पे उनका जो नुमाइंदा डिप्टी इकबाल साहब जब लास्ट टाइम जो मुंतखब हुए थे, 61,000 वोट लिए थे उन्होंने। और अब जो यानी 30,000 से भी ज़्यादा उनकी जीतने के लिए उन्हें वोट मिले थे। और यहाँ सूरत हाल ये है कि सिर्फ 64 वोट से जो है वो जीती है। तो आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि इनको कराची के जो भी लोग हैं, कराची की जो पार्टियाँ हैं, इनको इस बात पे यकीनी तौर पर सोचना होगा। और आपने देखा कि इसमें मुस्तफा भाई ने तो पहल की थी, अगर आपको याद हो कि फारूक सत्तार साहब के साथ मिलकर बहुत ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, बड़ा मशहूर भी हुई थी। और उसमें आप देखा फिर बैकआउट तो एमकेएम ने किया था, हमने तो नहीं किया था। हमारे दरवाजे तो आज भी खुले हैं, चाहे वो एमकेएम हो या चाहे हकीकी हो या कोई दूसरी कराची की पार्टी हो, हमारे दरवाजे खुले हैं। इस पर ज़रूर मकसदी की बात हो सकती है। हम तो कभी भी इससे मकसदी की रूगर्दानी नहीं की कि इत्तेहाद होना चाहिए, जो भी वोट तकसीम ना हो, कराची पे कोई दूसरे लोग आके हुक्मरानी ना करें। तो सर कराची मैं के लोगों का एन ए हक है ना यार, 245 यहाँ के जो वाले मसाइल की इलेक्शंस असल की वजह बात भी यही करूं है कि कराची के लोग तो हैं ही नहीं। ये जो पुलिस में एन ए देख लें, कराची के लोग नहीं है, रेलवे में 245 देख जो लें, इलेक्शन कराची के लोग मुनक्किद नहीं होने है। जा रहा है, तो आप सर कभी इस पे एयरपोर्ट हम चले जाएं, कोई एक बंदा आपको कराची का नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से ये पूरा बेहंगम हुआ हुआ है शहर जो है ना। यहाँ के जब तक लोगों को आप एम्पावर नहीं करेंगे, यहाँ के लोगों को इख्तियारात नहीं देंगे, यहाँ के लोगों को अपना काम करने का मौका नहीं देंगे, सर मैं तो वही ये बात अब सवाल कर आज ही रहा की हूँ कि आपने एन ए इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट तो 245 देख का ली जो होगी, इलेक्शन दुनिया का होने जा रहा है। बदतरीन 5वां शहर बन गया कराची। और आपको ये भी याद होगा कि मुस्तफा कमाल के जमाने में ये दुनिया का 12वां तेजी से तरक्की सर करने वाला शहर था। आपको मेरी आवाज और आ ये रही है सर? बिल्कुल आज की रिपोर्ट, आप बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट आज की पढ़ें कि 168 नंबर पे पहुंच गया पाकिस्तानी, यानी 5वां बदतरीन शहर है रहने के लिए कराची। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सर ये एन ए 245 का जो इलेक्शन होने जा रहा है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि अभी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी। तो सर एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा भी जमा करवा रहे हैं, पीएसपी रहनुमा को भी जमा करा रहे हैं। उस इलाके में जो है एक लांडी में ये जो लैंस एरिया का इलाका है हकीकी का भी खोल ले। तो सर मैं कुछ ऐसी खबर है कि एमकेएम पीएसपी डॉक्टर फारूक सत्तार की हिमायत कर दें उस जगह पे? अभी तो ये कबल वक्त है, कागजात नामजदगी हमारे लोगों ने भी जमा कराए हैं, डॉक्टर अरशद बोरा ने, फीजुद्दीन भाई ने, और हमारे जो हसान साबिर हैं जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने भी आज जमा करा दिए हैं। फारूक सत्तार साहब ने भी जमा कराए हैं और यकीनी तौर पे एमकेएम भी जमा करा देगी। लेकिन यह है कि अभी इस कबल वक्त है ये कहना कि किसी एक उम्मीदवार की हिमायत कर दी जाए, लेकिन इस पे बातचीत जरूर हो सकती है। हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के तो लिए सर खुले हैं बाज़ाब्ता कोई राब्ता और हुआ हम भी है यही चाहते हैं कि एमकेएम वोट पीएसपी? तकसीम ना हो। आपको बाज़ाब्ता कोई राब्ता हुआ है एमकेएम पीएसपी के दरमियान? नहीं, अभी तक कोई ऐसा राब्ता कोई राब्ता नहीं हुआ। इन फ्यूचर हो सकता है राब्ता, यानी पीएसपी राजी है कि बात करने के लिए तैयार है? भाई हमने तो कभी भी इनकार नहीं किया। आपको याद है कि हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप याद करें ना, जो प्रेस क्लब पे हुई थी, मुस्तफा कमाल साहब ने और फारूक सत्तार साहब ने 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाद में बैकआउट किसने किया? फारूक सत्तार साहब ने, और एमकेएम ने बाइकआउट किया। तो इसका मतलब वो लोग नहीं चाहते। हमारी तो हमेशा ख्वाहिश है कि भाई सब मिलजुल के कराची की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें सब लोग। तो सर अगर बात की जाए, अगर फर्जी तौर पे बात करें कि एमकेएम पीएसपी हकीकी ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते, तो क्या ये सियासी इत्तेहाद होगा या अपनी अपनी अब जमातें खत्म करेंगे? जाहिर है इस पर तो फिर बातचीत होगी हमारी, जाहिर मरकजी जो कमेटी है उस पर गौर करेगी। हमें जो भी तजावीज़ देनी होंगी या जो हमें मिलेंगी उनके ऊपर फिर बैठ के तफसील से गौर किया जा सकता है। उस पर कोई ना कोई, जैसे लास्ट टाइम हम असल हमारा जो और इनका थोड़ा सा एक नुक्ते पे जो फ़र्क आ जाता है ना, वो ये है कि ये अभी तक लिसानी सियासत से बाहर नहीं आ गया इनके। हम कहते हैं कि भाई कराची में सिर्फ महाजिर तो नहीं रहते ना, यहाँ पे आप देखें कोई 50 लाख के करीब पख्तून भी हैं, 50 लाख के करीब पंजाबी भी हैं, हज़ारवाल भी हैं, कश्मीरी भी हैं, मेमन भी हैं, काठियावाड़ी भी हैं, बलूची भी हैं। मेरा ख्याल है कि अब ये हमें लिसानी सियासत जो है वो ख़त्म कर देनी चाहिए और उसको हटा के हम क्यों ये चाहते हैं कि पानी जो है वो सिर्फ महाजिर के घर तो आए और अगर बराबर में पख्तून रहता है तो उसके घर ना जाए। और फिर मरने के बाद आपको पता है कि कब्र में हमारी शनाख्त क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की है।
वहाँ कोई नहीं फरिश्ता आके आपसे पूछेगा कि भाई आप पंजाबी थे, पठान थे, महाजिर थे, पठान थे, हजारवाल थे। वहाँ तो आपके अमाल का हिसाब होता है। तो ये एक नजरिया था मुस्तफा कमाल ने और अमीर भाई कामसानी साहब जब पाकिस्तान आए, और उन्होंने ये नजरिया दिया कि भाई कराची में जो रहता है वो कराची का है, वो जबान कोई भी बोलता हो कुछ हो, तो हमें सबके हुकूक के लिए बात करनी चाहिए। तो एक ये नुक्ता है जिसपे हमारा इख्तलाफ हो जाता है एमकेएम से भी और हकीकी से भी, क्योंकि वो प्योरली वो चाहते हैं नहीं सिर्फ महाजरों के लिए काम हो। हम ये कहते हैं नहीं, जो भी कराची में रहता है, जो शख्स भी कराची में रहता है, यहाँ बेचारों की 3-3 नस्लें मतलब जवान हो चुकी हैं, जो बेचारे पख्तून, कितने पख्तून में आपको दिखाऊं, कितने पंजाब के लोग यहाँ पे दिखाऊं जो बेचारे यहाँ पे रह रहे हैं आज मुक्तदी के, और यहाँ उनके बच्चे जवान हो गए, उनकी तो शादी सर हो गई, लेकिन अभी एक भी वो महीने बाद पंजाबी जो हैं है हमारे। कराची में बलदियाती इलेक्शन भी होने चाहिए। जो सीट एडजस्टमेंट की हम बात करें तो हो सकता है, यानी आज मैं ये श्योरिटी से बात कर सकता हूँ कि एमकेएम, पीएसपी, फौजदार ग्रुप, हकीकी एक जगह बैठने पे तैयार होगा जो कुछ जाने 240 में हो। उसके बाद ये बिल्कुल आप बातचीत हो सकती है इसमें। हमेशा देखें सियासी पार्टियां मुज़ाकरात का दरवाजा तो कभी भी बंद नहीं करती हैं, आपस में मिलकर बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और कोई ना कोई इसका हल जरूर अब निकालना चाहिए। जिस तरह से ये आप देखें जिस दहशतगर्दी हुई है, और उसके बाद तो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है कि किस तरह से जबरदस्ती जो है कराची का मैंडेट छीन के और एक बाहर की पार्टी को देने की कोशिश की गई। इस पे तो बहुत कुछ सोच रहे हैं, हमारे जो मरकजी रहनुमा हैं वो भी सोच रहे हैं, और यकीनी तौर पे अगर ऐसा मौका आया तो सब मिल बैठ के जरूर बातचीत की जाएगी, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हो, चाहे 245 तो का सर इलेक्शन। मैं ये कहने 240 में जो कुछ हुआ उस दिन टीएलपी के कराची के अमीर मेरे साथ प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे हमारा तो पीएसपी से कोई झगड़ा ही नहीं था, मुस्तफा कमाल ना पोलिंग स्टेशन के अंदर जाता। ये कराची पुलिस चीफ ने भी बयान दिया। उस पे जो जाके जो पूरा मामला बिगड़ा वो पीएसपी के रहनुमा मुस्तफा कमाल साहब की वजह से हुआ। वो ना पोलिंग स्टेशन में जाते, ना वहाँ पे गोलियां चलती, ना ये मामला तो कहते हैं पीएसपी तो 5वें-6ठे नंबर वाली जमात है, हमारा तो उनसे कोई मुकाबला ही नहीं। अब ये देखें, ये मौलाना होके ऐसी मकसद की बात करते हैं, इनसे कहें कि कोई एक ऐसी वीडियो दिखा दें। देखें हर जो भी पोलिंग स्टेशन था वहाँ कैमरे लगे हुए थे, हर एक के पास मोबाइल फोन भी था। कोई एक ऐसी वीडियो दिखा दें जिसमें मुस्तफा कमाल पोलिंग स्टेशन में दाखिल होते हुए नजर आ जाए। ये झूठ है सब सर, वो बिल्कुल दाखिल नहीं हुए वहाँ पे। वो सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन पे गए थे जहाँ हमारे फरहान जो हमारे ये जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो प्रेसिडेंट है, उनको कोई 20-25 लोग मार रहे थे, वो सिर्फ उनको बचाने के लिए वहां गए थे। पोलिंग स्टेशन में तो किसी पोलिंग स्टेशन में मुस्तफा कमाल दाखिल नहीं हुए। ये बिल्कुल झूठ का पलंदा है, और हमारी वाकई इनके साथ क्या, अच्छा उसके रिटेलिएशन में इन्होंने क्या किया यार, ये एक मजहबी जमात है, ये लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाते हैं और अपने आप को आशिकाने रसूल कहते हैं, और इस तरह से कहते हैं कि जैसे बाकी पाकिस्तानी कोई भी आशिकाने रसूल है नहीं है, और यही सबसे ज्यादा है। हमारे ऑफिस पे ये मुसल्ला है, इनके बाकायदा जो सरबरा थे असद रिजवी साहब, क्या नाम है उनका, वो बाकायदा जी 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 साद रिजवी साहब मौजूद थे, उनकी सरबराही में बाकायदा हमला किया है, स्टेट फाइल किया है। यार आप कानूनी पहलू भी ले लूं कि मेरे साथ बैरिस्टर अली ताहिर साहब भी मौजूद है, माहिर कानून है। बैरिस्टर साहब, आपने भी देखा कि आज सुबह जो एक दरख्वास्त मुस्तरद हुई बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए, दरख्वास्त दायर की गई थी तमाम सियासी जमात की जानिब से जो अपोजिशन की जमात है। तो सर इस पर आपकी क्या राय है, मुलतवी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए थे? रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अब तो अदालती फैसला आ गया है, अब तो मेरी राय उस अदालती फैसले की रोशनी में यही होगी कि नहीं होने चाहिए। लेकिन फरूक नसीम साहब ने ये अनाउंस तो किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब देखते हैं कि वो जो एक अर्जेंसी है उसमें, क्योंकि 26 से तो वैसे ही स्केड्यूल के मुताबिक इंतखाबात शुरू हो जाएंगे, और मैं समझता हूँ कि अगर वो इंतखाबात एक दफ़ा शुरू हो गए तो फिर तो वो मुलतवी होने नहीं वाले। तो मुझे और ये भी नहीं लगता कि 26 तक सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर कोई ऑर्डर जिसमें वो इस ऑर्डर को सेट असाइड कर देंगे और मुलतवी कर देंगे, चूंकि स्केड्यूल इज ऑलरेडी देयर। और जैसे कि ईसीपी ने ग्राउंड लिया कि सिर्फ सारा मसला देखें डीलिमिटेशन का है, और उस डीलिमिटेशन के अंदर 2% ऑफ द सीट्स हैं जिनका मसाइल जो हैं वो हैं, उनकी अपील्स लॉज हुई हुई हैं, उनकी अपील्स के फैसले हो जाने हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक जमहूरी रवायात के मुताबिक और जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक जब एक इलेक्शन अनाउंस हो गया है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आके और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए मुकाबला करना चाहिए। अगर किसी जगह पे उनको नजर आता है कि चलें लेट्स से कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई इलीगैलिटी परपेट्रेट हो रही है, तो वो उसके बाद चैलेंज भी हो सकती है। मल्टीपल फोरम्स उसके मौजूद हैं, रिटर्निंग ऑफिसर है, एपलेट ट्राइब्यूनल है, हाई कोर्ट है, ऑल द वे आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, और जाते हैं, मसाइल जाते भी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी
एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग द सिस्टम ये इंतखाबात हो जाने चाहिए। जहां तक अमेंडमेंट की बात है, लाजमी नहीं है कि अमेंडमेंट इलेक्शन से पहले ही हो, इलेक्शन होने के बाद भी लोगों की जो आरा है वो जानने के बाद भी, ये पता करने के बाद भी कि वो किसको चाहते हैं कि लोकल बॉडीज के अंदर आए, उसके बाद भी उनकी पावर्स में अमेंड कर उनको बेहतर पावर्स दी जा सकती हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उससे कंप्लाई नहीं किया सिंध हुकूमत ने, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिंध हुकूमत की एक इलीगैलिटी को क्योर करने के लिए आप एक दूसरी तो शमशाद साहब मैं आपके पास कहना चाहूंगा, आपने पूरी बैरिस्टर साहब की बात सुनी कि इश्यू क्या है, आप लोग क्यों चाह रहे हैं कि ये इंतखाबात मुलतवी हो जाए बल्दियाती? नहीं, हम तो उन जमातों में शामिल नहीं है जिन्होंने मुलतवी का कहा है। तो सर ये फिर क्यों, ये दूसरी जमातें क्यों चाह रही हैं, किस वजह से चाह रही हैं? असल में उनका जो मौक़िफ़ मेरा ख्याल अखबारात में आपने भी पढ़ा हुआ कि एक इनका मुआहिदा हुआ है एमक्यूएम का पीपल्स पार्टी के साथ, और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है कि भाई ये जो बल्दियाती इख्तियारात के सिलसिले में उन्होंने 140A के तहत वो तमाम इख्तियार, आपको पता है ना सिंध गवर्नमेंट ने तो सारे इख्तियारात पे कब्जा किया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद ये फैसला आया कि इसको अमेंडमेंट की जाए इसके अंदर और बल्दियाती इदारों को मुकम्मल बाख्तियार बनाया जाए। अच्छा, उसके लिए सूबाई गवर्नमेंट को एक बिल लेके आना था, इसका वादा उन्होंने एमक्यूएम से भी किया, जमात इस्लामी का जो धरना था उसमें भी किया, हमने जो धरना दिया था हम सब से इन राइटिंग उन्होंने एक एग्रीमेंट किया। लेकिन आपको पता है कि वो हमेशा बस बददियानत लोग हैं, कभी भी पीपल्स पार्टी ने अपने जो वादे करती है, जो एग्रीमेंट करती है, वो तो वफा किए नहीं कभी भी। तो ना तो उन्होंने अपने वो एग्रीमेंट जो हमसे किया जमात इस्लामी किया उसको फुलफिल किया, और मेरा ख्याल है अब जो एमक्यूएम से उनका मुआहिदा हुआ है जिसकी वजह से पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत खत्म हुई, और उनको भी उन्होंने मुझे लगता है कि बस मामू बना दिया आम जबान में कराची में। आपको ये बताऊं, वो जरूरी है कि वो जो एक अमेंडमेंट है, मतलब बल्दियाती, आप देखें ना कि तमाम जितने भी हमारे चाहे वजीर आजम हो चाहे वजीर आला हो, जिस दिन वो हुकूमत में आते हैं दूसरे दिन से काम शुरू कर देते हैं, इसलिए कि इख्तियारात पूरे लिखे हुए हैं उनके। लेकिन ये वाहिद बल्दियाती ऐसा इदारा है कि जिससे मेयर के इख्तियारात कहीं पे नहीं लिखे हुए, इसीलिए पाक सरजमीन पार्टी शुरू से कहती है कि आइन के अंदर 3 बुनियादी अगर तरमीम कर दी जाएं तो ये मसले हमेशा के लिए हल हो जाएंगे। नंबर 1 ये कि इख्तियारात 148 के तहत उसमें लिख दिए जाएं ताकि जब मेयर मुंतखब हो तो दूसरे दिन काम शुरू कर दें। दूसरी चीज़ जो हम कहते हैं वो ये है कि जब NFC अवार्ड सूबों को आप देते हैं तो उसी के साथ PFC अवार्ड जो है ना वो भी उसको भी दे दिया जाए ताकि वो डिस्ट्रिक्ट कौंसल और यूनियन कौंसल की सतह तक डायरेक्ट वफाकी हुकूमत दे दे। और तीसरी चीज़ जो हम ये कहते हैं कि भाई जब आप कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन कराते हैं तो इनको लोकल बॉडी से मशरूत कर दें, यानी जब तक लोकल बॉडी के इलेक्शन ना हो किसी सूबे में वहाँ सूबाई और नेशनल असम्बली के इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो ये मसाइल जो है ना हमेशा के लिए हल हो जाएंगे, फिर किसी को ना इंतखाबात की तारीख मुलतवी कराने की डिमांड करनी पड़ेगी, जब टाइम होगा फौरन इंतखाबात हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। 1 साल हो गया सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाए में, वो रोजाना तकरीरें करते हैं कि कराची में बेहतरी आ रही है, और आज वो पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है उनका, मुर्तजा वहाब साहब का, कि कराची जो है दुनिया का 5वां बदतरीन शहर हो गया है। सर मैं आपके पास आना चाहूंगा, अब ये मसला चल रहा है, शमशाद साहब का टाइम खत्म हो गया, तो सर अब ये जो इशू चल रहा है एक नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से, अब मैं थोड़ी वफाकी सियासत पे आ जाऊँ, एक इशू क्या है, क्या मसाइल है नैब के? मैं ऑर्डिनेंस पढ़ा हो थोड़ा सा, जो मेरी समझ में आया सर वो ये है कि रिमांड काफ़ी कम कर दिया, जो 90 दिन का रिमांड था उसको 14 दिन पे कर दिया। नैब किसी को बिना केस साबित करे गिरफ्तार नहीं कर सकती, यानी अपोजिशन को पूरा वाइट कॉलर क्राइम जो है वो जायज़ करार दे दिया गया। अच्छा शाह साहब, जरा मेरी बात के इसके अंदर मैं समझता हूँ कि 3 नुक्ते ऐसे अहम हैं जो मैं इसके ऊपर करूँ। और देखें, वो एक बड़ा लंबा चौड़ा अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है, अगर वो मैं आपको बड़ी टेक्निकल डिटेल्स देना शुरू हो जाऊंगा तो हो सकता है आप भी बोर हो जाएं और आपको देखने वाले भी बोर हो जाएं। तो हम सीधा आ जाते हैं जो उसके जो 3 कंक्लूजन्स मैंने निकाले हैं, एंड पॉलिटिकली स्पीकिंग मैं जो 3 कंक्लूजन निकाल के बैठा हूँ वो ये है कि नंबर 1 बात ये है कि ये जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है ये बिल्कुल वही अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने भी थ्रू एन ऑर्डिनेंस ये अमेंडमेंट्स करने की कोशिश की थी। 80% अमेंडमेंट्स ही वही हैं। मैं तो पढ़ रहा था और पढ़ते हुए मैं आई वाज सरप्राइज, आई वाज शॉक्ड इन फैक्ट कि वो जो अमेंडमेंट्स खुद करके गए थे आज उन अमेंडमेंट्स के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि PTI ने चंद ऐसी बेईमानियां की थी कि वो अपने ओपोनेंट्स को टारगेट
करे। और इस हुकूमत ने जो है और इस लेजिस्लेचर ने जो है ये कोशिश ये की है कि वो थोड़ा सा ज़ाहिर है अपने इंटरेस्ट की तरफ चीज़ों को टिल्ट कर सके। नंबर 2 इसके अंदर बात ये है कि बहुत सी चीज़ें इस नैब ऑर्डिनेंस के अंदर, चूंकि मैंने कही बड़ी लंबी एक लेजिस्लेशन हुई है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जब पीटीआई ने ये लेजिस्लेशन की थी हमने उस वक्त भी इसकी तारीफ की थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये रिमांड की बात कर रहे हैं तो रिमांड का पीरियड ड्रैकोनियन होना ही नहीं चाहिए। किस महज़ब माशरे में होता है कि एक बंदा उठा लो और कत्ल के मुलजिम का रिमांड जो है वो 14 दिन का हो और नैब के मुलजिम का रिमांड जो है वो 90 दिन का हो? यार ये किस माशरे में आप मुझे बताएं ना, कौन से लॉजिक के मुताबिक जो है ये बात ठीक होगी? तो मैं समझता हूँ कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो बेहतर आई हैं। हाँ, अलबत्ता कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स भी आई हैं जो कि मैं समझता हूँ कि रेग्रेसिव इन नेचर है। और वो रेग्रेसिव इन नेचर इस तरह है कि बहुत सी जगहों पर आपने लोगों को एक स्वीट टूथ ब्रश दे दिया है और उससे फिर जब लाइक केसेस लाइक ट्रीट नहीं होंगे तो फिर एक रिजेंटमेंट फैलेगी। वो क्या है जी, वो ये है कि कुछ आपने ऐसी बॉडीज रख दी हैं जो जिनको क्या आपने बड़े एक तरीके से हैं वो अभी भी सब्जेक्ट टू नैब्स लॉ, लेकिन बड़े तरीके से आपने उनको थोड़ा सा जरा बाहर खींच दिया है कि भाई सबसे पहले तो आप ये दिखाएंगे कि इसके अंदर पेमेंट हुई है या नहीं। दीज वर थिंग्स जो ऑलरेडी जुडिशरी ने इनकॉर्पोरेट की हुई थी। लिहाजा ये प्रिंसिपल कि अगर आप मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि मैंने जो पैसे खाए हैं तो ये आपने ये भी दिखाना है कि मैंने ये जो डिसीजन लिया था ये पैसे मेरे पास मौजूद थे। ये तो प्रोसिक्यूशन की एक जिम्मेदारी है वैसे ही मेरे ऊपर साबित करना। लेकिन इसकी आड़ में नैब ऑर्डिनेंस के अंदर कुछ इस तरह की लैंग्वेज एम्प्लॉय कर दी गई है कि जिसमें लगता ये है कि वो वाइट कॉलर क्राइम्स की एक स्पेशल जुरिस्प्रूडेंस है, एक प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट होता है कि मेरे पास अगर पैसा है तो वो मेरे पास कहां से आया मैंने एक्सप्लेन करना है। चलिए सर, मैं सादिक इफ्तिखार साहब के पास आना चाहूंगा। एमकेएम के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं। सादिक साहब, अब जो हमने देख रहे हैं NA 245 में आज मैं फारूक सत्तार साहब की जानिब से खबर सामने आई कि वो भी NA 245 का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो सर अब तो मुझे महाजे वोट बैंक की मैं बात करूं तो 4 हिस्सों में डिवाइडेड नजर आ रहा है। एमकेएम हकीकी, एमकेएम पाकिस्तान, पाक सबीन पार्टी, ये डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ग्रुप। तो सर इस पे काफी ज्यादा नुकसान नहीं होगा एमकेएम को? जी सादिक इफ्तिखार साहब, मैं वही बात कर रहा हूं कि एमकेएम के वोट बैंक की बात करूं, आज खबर सामने है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं NA 245 का। अब मैं एमकेएम की जो महाजिर वोट बैंक की बात करूं, कराची वाले के वोट बैंक की बात करूं, लाइन ड्रॉप हो गई। ओके, मैं बैरिस्टर अली ताहिर के पास ही वापस आ जाता हूं। बैरिस्टर साहब, अब जो ये इशू चल रहा है मैं आपके पास वापस के नैब ऑर्डिनेंस के बाद सर आपका पूरा पॉइंट आ गया। ये हुकूमत की जो कारकर्दगी हमें नजर आ रही है बुरी तरह, सर ये तो फेल नजर आ रहा है बुरी तरह। तो सर ये क्या इशू है? अच्छा देखिए, मैं इकोनॉमी को इतना बेहतर तो समझता नहीं हूँ, बेसिकली आई एम अ लॉयर, लेकिन मैं एज ए कॉमनर ये बात जरूर करना तज्जिया देते हैं चाहता सर, तज्जिया। ये बातें तो 3 दिन करके आए थे ना ये लोग। ये मेरे दिल से जो है वो आज इनको बददुआएं निकल रही हैं जो ये कहते थे कि ये जो है बड़ी हुकूमत जो बैठी हुई है ये बड़ी इनएफिशिएंट इस वजह से है क्योंकि गैस के रेट्स जो है वो स्काई रॉकेट हो गए हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो रुक नहीं रही है, डॉलर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और फिर ये खुद आए तो आपने देखा आज हालांकि डॉलर गिरा है लेकिन जो ट्रेंड रहा है वो सारी चीजें ऊपर ही ऊपर जा रही हैं। तो मैं जाहिर है बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ और ये बात तो मैं जानता हूँ कि जो दावे इन्होंने किए थे बेबाक किस्म के वो पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि आगे देखें फैसला कुछ सख्त फैसले तो करने हैं ना। उसके अंदर वो बेशक पीटीआई हो, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, वो सख्त फैसले होने बड़े लाजमी हैं। और मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इसके ऊपर बैठ के एक दफा एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेना चाहिए। ऐसे चार्टर ऑफ इकोनॉमी मलेशिया के आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी आ रही है। सॉरी लाइन कट गई थी। साहब, मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा था कि ये आपने मसनूई जो जमातें हैं और आपने इनका इलेक्शन में हाल देख लिया है, बल्दियात में हो या ज़िमनी इंतखाबात में हो, NA 240 में आप देख लें और इंशाल्लाह NA 245 में भी यही हाल होगा। देखिए, जो कराची की रिप्रेजेंटेशन एमकेएम पाकिस्तान या पतंग ही करेगी, वोट पतंग का ही है। हाँ, इस वक्त काफी ऐसी जमातें हैं जो महाजिर वोट को डिवाइड करती हैं। अभी सिर्फ महाजिर का नहीं, कराची के शहरियों को पता है कि एमकेएम पाकिस्तान कराची में रहने वाले, मेमनी बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले, पश्तो बोलने वाले, पंजाबी बात बोलने वाले, उन सब के लिए खड़ी है, उन सब के लिए जिद्दोजहद करेगी। हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि अब कौम और ये कराची की कौम ये जरूर देखे कि इन मसनूई जमातों से
क्या फर्क पड़ रहा है और क्या उनको अब वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद जरूर ये है कि इस दफा भी जिस तरह पिछले ज़िमनी इंतखाब में NA 240 में जीत हमारी हुई थी, हालांकि तरीके लबैक जो वायलेंस, जो कत्ल गारत, जो PSP की तरफ से हुआ या KLP की तरफ से हुआ, फिर भी फतह MKM पाकिस्तान की भी हुई और इस दफा भी 240 में 245 में भी फतह MKM पाकिस्तान की होगी। तो सर मैं वही कह रहा हूँ 65 वोटों से MKM की जीत हुई। मैं वोट बैंक पे नजर डालूं सर, पाक से ज़मीन पार्टी के 4,500 वोट थे, हकीकी के 8,000। सर देखिए वोटर टर्नआउट ये है ना सर, ये MKM के ही पार्ट्स थे ना सर, डिवाइड नजर आ रहे हैं सर हम काफी ज्यादा। नहीं डिवाइड तो मैंने आपको कहा जी, मसनूई पार्टी क्रिएट की गई है जिसकी वजह से महाजर कौम का वोट बैंक डिवाइड हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब उन पार्टियों को अपने अंदर झांक कर देखना है कि इनका असल घर MKM पाकिस्तान ही है, इन सबको यहीं लौट कर आना है। लेकिन कोई शराइत मनाकर नहीं आ सकता, अपने मेरिट पर आए और महाजर कौम के लिए और कराची शहर के लिए खिदमत करें, ना कि अपने मफाद और अपनी लीडरी के लिए ये पार्टियां बनाएं, जोड़ें, तोड़ें और जुल्म ढाएं इस शहर के ऊपर। यकजा होकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह कराची बेहतर से बेहतरीन होता जाएगा। तो सर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का टाइम अब खत्म। MKM राजी है पाक से ज़मीन पार्टी MKM हकीकी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के साथ बात करने के सर हमने तो हमारे दरवाजे जो जाने वाले हैं उनके लिए हमेशा खुले हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार से भी हमने कहा है आए, बाकी दीगर पार्टी के भी रहनुमाएं जिनको आना है वो आए, MKM किसी को रोकती थोड़ी है, आए। तो सर मैं ये बात करूंगा आपसे कि अगर NA 245 में डॉक्टर फारूक सत्तार साहब आपके उम्मीदवार होंगे तो क्लियर है सर। अभी तो देखें डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे ऐसा ही है। बैरिस्टर साहब मैं आपके पास आऊंगा, आपने पूरी बात सुनी है, जो आपका क्या एनालिसिस है जो कराची का वोट बैंक इतना ज्यादा तकसीम नजर आ रहा है, MKM PSP हकीकी या डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से बात हुई, वो कह रहे हैं मैंने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दी है, मैं भी कंटेस्ट करूंगा, तो सर ये इश्यू क्या है? हाँ देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और देखिए एक तरीकाकार MQM के अंदर मौजूद था और वो ये था कि बॉस उसके अंदर सिर्फ अल्ताफ हुसैन था, बाकी जो सेकंड टियर थी वो सारी एक दूसरे की अल्टरनेट थी। किसी को भी उठा के टेलीफोन ऑपरेटर से एकदम ही वो राब्ता कमेटी में लगा देते थे और फिर राब्ता कमेटी वाले को उतार के कहते थे खंबे पे चढ़ के और झंडे लगाओ। तो हायरार्की तो कोई ऐसा थी नहीं, जिसको अल्ताफ भाई पे गुस्सा आ जाता था तो वो उसको उठा के डिमोट कर देते थे, जिसपे प्यार आ जाता था उसको प्रमोट कर देते थे। हर बंदा तो लीडर था उधर। कौन बंदा था जो वहां पे लीडर नहीं था? फारूक सत्तार भी लीडर था, मुस्तफा कमाल भी लीडर था, हैदर अब्बास रिजवी भी लीडर था, अनीस कायम खानी भी लीडर था, आपके अमीनुल हक भी लीडर था, आपका जो कुंवर साहब है वो भी आपके लीडर थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी लीडर था, वसीम अख्तर भी लीडर, सारे ही लीडर थे। तो वो सारे लीडर जाहिर है कोई 2-3 इकट्ठे होके बैठे हैं, कोई अलग बैठे हैं, बट MQM का जो वोट था वो खत्म हो चुका है। वो कई पार्टीज के अंदर छोटे छोटे सेक्शनल इंटरेस्ट के अंदर जो है वो जा चुका है। और मैं समझता हूँ इस वक्त अगर कराची के अंदर कोई स्ट्रीट पावर रखने वाली जमात है तो आपको पता है मैं उनका बड़ा नाकिद हूँ और मैं ये भी कहता हूँ कि उनका जो एक पूरा ये अमेरिका साजिश वाला बयानिया है सब झूठ है, लोगों को लॉलीपॉप बना के दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर टाइम, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह इस पे आपके फिर एनालिसिस लेंगे। शाह साहब मैं आखिरी जुमला कह दूं, श्योर सर लास्ट। सिर्फ उनके पास स्ट्रीट पावर है, बाकी अदरवाइज लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव से बड़े मायूस हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन मैंने पूरी बात रखी, आज मैंने सबका मौक़िफ़ आपके सामने रखा कि मोस्ट प्रोबेबली जो मेरी खबर है मैं आपके सामने ब्रेक कर दूं कि हो सकता है MKM पाकिस्तान, पाक से ज़मीन पार्टी, MKM हकीकी डॉक्टर फारूक सत्तार के नाम पे राजी हो जाए और NA 245 का जो इलेक्शन है वो मिलके कंटेस्ट करें। इसलिए यही रीज़न है कि MKM अपनी इज्जत बचा सकती है, अपना वोट बचा सकती है, वरना PSP जीते ना जीते, MKM हकीकी जीते ना जीते, MKM पाकिस्तान के हारने का सबब ये जमातें जरूर बन सकती है। प्रोग्राम पसंद आया, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, अल्लाह हाफ़िज़।